हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हुए हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्लाइमेट यानी जलवायु। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिए, डेली एक टारगेट बनाइए और उसे अचीव करने का प्रयास करिए। ठीक है, टाइम टेबल फिक्स रखिए, उन्हें पढ़ाई करिए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का सेशन में पहला क्वेश्चन है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग कहलाता है। भाई क्या कहलाता है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग कहलाता है जलवायु, मानसून, तापमान या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, इसका कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु। ठीक है, मौसम तथा जलवायु के अगर तत्व की बात करें तो मौसम तथा जलवायु के तत्व की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मौसम तथा जलवायु के तत्व होंगे मानसून होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, मानसून नहीं होगा, आपका क्या होगा? तो तापमान होगा। क्या होगा? तापमान होगा। फिर वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, वायुमंडलीय 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 क्या होगा? दाब होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब होगा। पहला हो गया वायुमंडलीय दाब होगा। फिर पवन होगी। क्या होगा? पवन होगा। फिर क्या होगा आपका? आर्द्रता होगी। क्या होगी? आर्द्रता होगी। फिर क्या होगा? तो आपके सामने देखने को मिलेगा वर्षण। ठीक है, वर्षण। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, मौसम तथा जलवायु के तत्व जो हैं वो तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वर्षण। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? इनके तत्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इनके तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आ गया कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई थी? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई थी? मौसमी शब्द से, मौसम से, मानसून से या तापमान से? बताइए भाई, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसमी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो मौसमी शब्द से हुई है। ठीक है, कह रहा है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है, मौसम कहलाता है, मानसून कहलाता है कि तापमान कहलाता है? बताइए भाई, इसमें क्या सही होगा? बताइए कि एक वर्ष की, ठीक है, एक वर्ष की, एक वर्ष की, ठीक है, एक वर्ष की एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए भाई, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? जी बताइए, जलवायु, मौसम, मानसून, तापमान। जलवायु, मौसम, मानसून, तापमान। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर बताइएगा। क्या कह सकते हैं हम इनको? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, बताइए। तो इसको क्या कहेंगे? मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे? मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? तो मानसून कहेंगे। बार बार इसको रटिए, बार बार इसको पढ़िए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि भारत की मानसून, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु, ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु का और कहाँ पाई जाती है? तो एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसे भी याद रखिएगा कि मानसूनी जलवायु एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसको एकदम इम्पॉर्टेंट रखिएगा, दक्षिण पूर्वी भाग में, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो कह रहा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं? मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। पहला, भारत की जलवायु में भी पवनें गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। दूसरा, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए, कह रहा है कि
भारत का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? लेह है, मासिनराम है, लद्दाख है, या इनमें से कोई नहीं? भारत का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? लेह, लद्दाख, मासिनराम, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, भारत का सबसे ठंडा स्थान किसे कहते हैं? भारत का सबसे ठंडा स्थान किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। क्या है? द्रास है। भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो द्रास है। क्या है? द्रास है। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा स्थान किसे माना गया है? तो द्रास को माना गया है। किसे माना गया है? तो द्रास को माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिएगा, किसी भी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? किसी भी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? किसी भी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, या 9 होते हैं? बताइए। तो किसी भी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सुन लीजिएगा। पहला है अक्षांश है, एक ये कारक है, अक्षांश है। ठीक है, कौन है? अक्षांश है। पहला कारक अक्षांश है। ठीक है, दूसरा कारक क्या है? तुंगता। क्या है? तुंगता है। तुंगता, जिसे ऊंचाई भी कहा जाता है, ऊंचाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंचाई भी कहा जाता है, ऊंचाई भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? वायुदाब और पवन तंत्र है। चौथा है आपका समुद्र से दूरी। पांचवा है महासागरीय धाराएं, और छठा है आपका उच्चावच लक्षण। क्या है? उच्चावच लक्षण। याद रखिएगा, ये सारे क्या हैं? इसके क्या हैं? आपके प्रमुख क्या हैं? कारक हैं। ये क्या है? प्रमुख कारक हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायुमंडल की सघनता और तापमान में क्या अंतर देखने को मिलता है? वायुमंडल की सघनता और तापमान में क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए भाई, न तो हम आपको सघनता बताएंगे, न तो तापमान। ये हम जरूर समझते हैं कि आप सघनता का मतलब समझते हैं और तापमान का मतलब समझते हैं। ठीक है, वायु सघनता क्या होती है आपको अच्छे से पता है, और तापमान भी क्या होता है आपको अच्छे से पता है। तो चलिए बताइए कि क्या होगा? कम होगा, घटता है, ठीक है, बढ़ता घटता है, दोनों बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कम और घटता है। कम होता है और घटता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित में वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। भाई कौन कौन सी वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं जिससे ये संचालित होती हैं? ठीक है, बताइए भाई, किससे संचालित होती हैं? चलिए बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बताइएगा, बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? तो वायुदाब तथा धरातली पवने। वायुदाब, ठीक है, जो वायु का हवा का दाब होता है नीचे की तरफ लगता है, और धरातली पवने उसके लिए जिम्मेदार हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण होगा, फिर चक्रवाती, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो निम्नलिखित में से सभी, यानी उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए, आपको ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, इस वजह से वीडियो को पूरा देखा करिए और उसको पढ़िए। ठीक है, तुषार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्द्रता, वर्षा, हिमवृष्टि, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, तुषार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुषार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्द्रता, वर्षा, हिम, वृष्टि, बताइए क्या होता है तुषार का शाब्दिक अर्थ? बताइए भाई, तुषार का शाब्दिक अर्थ बताइए, इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें कौन सा सही होगा? तुषार का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अब आपके ऊपर है कि उनको आप किस तरह से तैयार करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे मैंने लेके आया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तुषार को कह रहा, तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्द्रता, वर्षा, हिमवृष्टि, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तुषारपात का मतलब होता है पाला पड़ना। क्या पड़ना? पाला पड़ना। ठीक है, और ये पाला पड़ना जो होता है ये घातक होता है। ठीक है, ये नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि कोरियालिस बल कैसा बल है। कोरियालिस बल कैसा बल है, आकर्षण बल है, वास्तविक बल है, आभासी बल है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोरियालिस बल जो होता है वो आभासी बल होता है। कैसा बल होता है, आभासी बल होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, तो पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है उसकी वजह से कोरियालिस बल लगता है। ठीक है, फेरल के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, फेरल के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय बल, वास्तविक बल, कोरियालिस बल या घूर्णन बल। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बताइए भाई कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा इनमें से सही होगा आपका कोरियालिस बल। क्या होगा, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल को ही क्या कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है। सुनिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल, पृथ्वी के घूर्णन, मैंने कहा था कि घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में, आपको भी पता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किधर है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं, दाहिने और बाईं की तरफ चलती हैं। याद रखिएगा इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम बंगाल के वैशाख के महीने में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, हिम वर्षा कहा जाता है, सूक्ष्म वर्षा कहा जाता है, महावत कहा जाता है, या काल वैशाखी कहा जाता है। बताइए भाई क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए क्या कहा जाता है। हिम वर्षा, ठीक है, सॉरी, हिम वर्षा कहा जाता है, हिम वर्षा कहा जाता है, शुष्क वर्षा कहा जाता है, महावत कहा जाता है, या काल वैशाखी कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा काल वैशाखी कहा जाता है, काल वैशाखी कहा जाता है। और सुनिएगा शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर से महावट या महावत कहा जाता है। महावट भी कहा जाता है, महावट भी कहा जाता है और महावत भी कहा जाता है। कहा जाता है, महावत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समझ में आई बात। शीतकाल में होने वाली वर्षा को, शीतकाल में होने वाली वर्षा को महावट या महावत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भैया, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि स्टैग्लेमाइट और स्टैलेक्टाइट की गुफाएं कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, लेह में है, मासिनराम में, लद्दाख में, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ पर। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मासिनराम में ये है, और मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। बताइए भाई क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, काल वैशाखी, व्यापारिक पवने, लू, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, लू या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। तो अरे भैया हम लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं तो सीधी सी बात है, गर्मी में क्या चलता है, लू चलता है। गर्मी में क्या चलता है, लू चलता है। सीधा सा आंसर है, गर्मी में क्या चलता है, तो लू चलता है। ठीक है, क्या चलता है, तो लू चलता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन सा, बताइए भाई। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपके लिए, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु के होने वाली वर्षा के कारण उस वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बताइए भाई कौन सा आंसर सही होगा। चक्रवाती, ठीक है, अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ लिए थे, और अब कल जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो भी थोड़े क्या रहेंगे, टफ ही रहेंगे, याद रखिएगा।
आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिए हैं, इसको याद रखिएगा। फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिलता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपको कल मेरे क्वेश्चन और अच्छे से करने हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाइएगा, इसके हर एक टॉपिक को पढ़ जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन आपको सही आएंगे, ठीक है। और मैं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, टोटल मेरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कहीं से डाइवर्ट नहीं करने वाला, मुझे पता है कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, तो क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, तो मैं यहीं से चैप्टर को, टॉपिक को बनाया हूँ, क्वेश्चन को बनाया हूँ, तो आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन फंसेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।